अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, एक तरफ हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कंसेंसस डेवलप हो, रिकंसिडर कर रही है उन ऑप्शंस को, और कुछ इंक्लूजन्स भी हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी, और कोशिश यही नजर आती है पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी की कि सबको खुश रखा जाए और किसी न किसी तरह पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रॉडर कंसेंसस आ जाए। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई कंसेंसस सामने नहीं आ रहा। जुमेरात को दोबारा रिज्यूम होगा जब जॉइंट सेशन, तो अब देखते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन नाज़रीन, जहां ये सब कुछ हो रहा है वहीं पर अमेरिका ने हाफिज सईद साहब को, जो कि जमात दावा के चीफ हैं, उनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके ब्रदर इन लॉ को भी। और हाफिज सईद साहब पे जो बाउंटी रखी गई है, हेड मनी, वो $10 मिलियन की है। याद रहे कि दफाए पाकिस्तान काउंसिल का भी हिस्सा हैं हाफिज सईद साहब, और वहाँ पर उन्होंने नेटो सप्लाई की रिजम्पशन की बड़ी भरपूर मुखालफत की थी। और अगर उन्होंने कहा कि ये सप्लाई खोली गई तो फिर बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, और इवन ये भी कि वो शायद जो सप्लाई लाइन है उसको अटैक भी करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से बात होगी आगे चल के। हम बात करेंगे कि जरदारी साहब हिंदुस्तान जा रहे हैं, तो क्या ये एक प्राइवेट विजिट होगा या इसके अंदर कुछ और भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेठी साहब से आज डिस्कस करनी है। लेकिन सेठी साहब जी जनाब, सबसे पहले ये आज काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ऑल्दो हाफिज सईद साहब का बयान जो सामने आया है वो यही कहते हैं कि अमेरिका खुश कर रहा है इंडिया को, और उनकी बात सुन के तो वो आगे चल पड़ते हैं। बहरहाल एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो अब तक क्या कर पाई है, और कुछ सवालात जो एज़ यूजुअल हमारे सामने हैं वो हमने इस पैकेज का हिस्सा बनाया उनको। नाज़रीन, ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हाफिज सईद साहब के हवाले से भी डिटेल से बात करते हैं। कौमी सलामती के सिलसिले में पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशात सामने आते ही अपोजिशन में बैठी जमातें रूठ गई हैं। अव्वल तो इन सिफारिशात पर अभी तक बाकायदा तौर पर बहस का आगाज ही नहीं हो सका, क्योंकि एक दिन हुकूमती इत्तेहादी MQM ने कराची के बेकाबू हालात की बिना पर इजलास से वॉकआउट किया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग पर अवामी गुस्से की नुमाइंदगी करते हुए दूसरी दफा भी मुद्दे पर बहस नहीं की। उधर पार्लियामेंट से बाहर दोनों जमातों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान तो नेटो सप्लाई की बहाली की बात भी नहीं सुनते, और नून लीग पेश करदा सिफारिशात में से 3 सिफारिशात पर अपना एतराज सामने ले आई है। हुकूमत और अस्करी क़यादत इस मामले पर जल्द अज जल्द पेशरफ्त चाहते हैं, और इसी सिलसिले में ऐवान वज़ीर आज़म में सियासी और अस्करी कुव्वतें सर जोड़कर बैठ गई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उधर मुख्तलिफ कॉलम निगारों में ये भी राय पाई जाती है कि अमेरिका से एक हद से ज्यादा सींग लड़ाने में एहतियात ही रखी जाए। वज़ीर आज़म तो पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया की नजरें हम पर लगी हुई हैं, और मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं, नेटो में शामिल 48 ममालिक का भी है। ऐसी सूरत हाल में जब पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की वजह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज भी कौमी सलामती कमेटी का बायकॉट सामने आया है, और सिफारिशात की नए सिरे से तश्कील की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगले इजलासों में सियासी जमातें इत्तफाक़े राय कर पाएंगी, और अगर इस मामले पर सियासी इत्तफाक़े राय नहीं हो पाता तो ऐसे में मुल्क की अस्करी क़यादत और अमेरिका का आइंदा लाहे अमल क्या हो सकता है। सेठी साहब, अब ये तो हालात हैं, मोर ऑफ अ सिचुएशनर। इसके ऊपर बात करने से पहले कि ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर क्या हो रहा है, ये हाफिज सईद साहब के ऊपर जो उनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है, आपको क्या लगता है इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ये अभी क्यों हुआ है? क्या पहले नहीं मालूम था किसी को, या अब क्या हुआ? नहीं, अभी मेरा ख्याल है 2 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने हाफिज सईद साहब को टारगेट किया। एक डेवलपमेंट तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो सड़कों पे जो एहतजाज हो रहा है या जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो एक राय पेश की जा रही है और बड़ी अग्रेसिवली, वो दिफा पाकिस्तान काउंसिल जिसके सरबरा हाफिज सईद साहब, और उसकी दिफा पाकिस्तान काउंसिल की वजह से पार्लियामेंट का भी छोटा मोटा घेराव हुआ, प्रेशर पड़ा पार्लियामेंट में भी, और बाकी सियासी जमातें भी जो कि समझती हैं कि उनका कंजर्वेटिव वोट बैंक है वो भी ज़रा मोहतात हो गई।
देखिए ना आपने कि कमेटी के अंदर सब पार्टीज ने बात मान ली कि ये शर्त शरायत होंगे, मगर जब बाहर बात आई तो बाहर आके भाग गए। नून वाले भी भाग गए और मौलाना तो खैर पहले भी पूरा इत्तेफाक नहीं करते थे, मगर मौलाना भी बड़े साफ सुथरे बाहर आ गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं मानते। तो अब ये इत्तेफाक नहीं होने जा रहा वहाँ। उसकी वजह यह है कि मीडिया के अंदर भी कोई सपोर्ट नहीं है। मूड यही है कि अमेरिका को आंख दिखाई जाए और कहा जाए जाओ जाके गुड्डी उड़ाओ और देखा जाएगा, भुगत लेंगे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बेशतर लोग मीडिया में इसी किस्म की बात करते हैं। और बाहर भी जब आप देखें आम आदमी को, तो आम आदमी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नहीं समझता। वो कहता है कि ये अमेरिका बड़ा साम्राज्य पावर है, ये होता कौन है, हमें धमकी दे ऐसी की तैसी देख लेंगे हम। तो वो गैरत वो उभर रही है। तो उस सिलसिले में ये जो ये इलेक्शन ईयर है, कोई सियासी जमात इसको इग्नोर नहीं कर सकती। इमरान खान तो काफ़ी अरसे से दंदना रहे हैं। अब मौलाना ने भी देखा कि इमरान खान उनका वोट काट रहे हैं, तो मौलाना भी अब दंदनाने शुरू कर दिए। उधर से ये मजहबी जमातें हैं, उनको अपना मौका नज़र आ रहा है कि आवाम का मूड क्या है। तो ये सब आवाम के मूड की तरफ वो सामने रख के जा रहे हैं। और मियाँ साहब भी, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अपनी पार्टी को हुकूमत की हिमायत से पीछे खींच दिया। मसला क्या है? मसला ये है कि हुकूमत कोई ना कोई एग्रीमेंट करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत होती है ना, उन्हें तो जज्बात से काम नहीं लेना। उन्होंने तो देखना है कि लेन देन क्या है, आगे जाके क्या होगा, तल्लकात देखने आगे जाके क्या होंगे। इसी तरह फौज का भी यही रवैया है। उन्होंने देखना है हमारे हथियार रुक जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, ये हमने लेना है, ये हमने देना है, और इसमें ये फ़ायदा हमारा, ये उनका नुकसान है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो अपने मफाद में, जो वो मुल्क के मफाद समझते हैं, उसमें वो फैसले करते हैं। मगर जो लोग बाहर बैठे होते हैं उनको तो इलेक्शन नजर आ रही ना, वो मुल्क के मफाद की इस वक्त नहीं सोच रहे। अच्छा, अब मुल्क के मफाद है क्या, इसके ऊपर भी कोई खास बहस नहीं होती इस मुल्क में। ना हुकूमत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती और ना ही फौज एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। और फौज ने तो ये फैसला किया है कि हुकूमत के कंधे से बंदूक चलानी है हमने, हुकूमत फैसला करे, मलकियत ले, जो कहेगी हम करेंगे। दरअसल अंदर की बात ये नहीं है। अंदर की बात यह है कि ये सारा कुछ है, ये फौज ने ही फैसला करना है कि किस रास्ते पे इसको लेके जाना है। मगर फौज सामने नहीं आ रही है, फौज की लीडरशिप पीछे खड़ी है। अच्छा, अब इस सूरत हाल ये डेडलॉक हो गया है। हालांकि आपने देखा उस दिन जो ब्रीफिंग हुई जिसमें सब ये लोग गए थे, वहाँ आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे और उन्होंने ब्रीफिंग भी दी कि ये नुकसान है, ये फायदे हैं, ये हो सकता है, ये ऑप्शन सारे सामने रखे उन्होंने। अब ऑप्शंस रखने के साथ ही पता चल जाता है कि जो बंदा ऑप्शंस रख रहा है वो किस तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। तो वो बड़ा जाहिर पता लग रहा था कि वो चाहते हैं कि ये बात अमेरिका के साथ तय हो और बात आगे चले। क्योंकि जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि ये नेटो सप्लाई लाइन की बात नहीं है, ये आगे जाके अफगानिस्तान में क्या हालात होने हैं, पाकिस्तान का उसके अंदर क्या रोल होना है, ये सारी बातें उसके साथ ताल्लुक है। इसका तल्लुक ये 4 रुपए या 5 रुपए के साथ नहीं है। इसका तल्लुक है कि अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर अब पहली दफा हमें अहमियत मिल रही है कि हमारी जो मकासद हैं अफगानिस्तान के साथ वो पूरे हों। और इस वक्त अगर हम अमेरिका के साथ झगड़ा ले लेते हैं तो शायद हमारे मकासद पूरे ना हो, फिर और कोई फोर्सेज ना बीच में आ जाएं या झगड़े हो जाएं। इसलिए अब अल्ताफ भाई ने आज कह दिया कि जो भी फैसला है सामने रखें, मिन मत करें, हमें बताएं कि ये फैसला है, ये करना चाहते हैं और उसकी एक्सप्लेन करें क्यों करना चाहते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे। बात ये बड़ा आसान है, ये कहना करें। तो आप तो वहां बैठे हुए थे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, आप तो बताएं ना हमें कि आप क्या चाहते हैं। मगर कोई भी सियासी जमात जो है ये वाज़ेह तौर पे नहीं बताना चाहती कि वो, एक्सेप्ट फॉर मौलाना ने तो बता दिया ना कि हम बिल्कुल रेस्टोरेशन नहीं चाहते। मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई कंडीशंस रखी हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। हुकूमत बिल्कुल इस वक्त जिसे कहना पैदल है, हुकूमत ये पूरा बोझ नहीं उठा सकती, फौज इसका बोझ उठाना नहीं चाहती। तो इस सूरत हाल में डेडलॉक है। इस सूरत हाल में क्योंकि डेडलॉक में एक रोल अदा किया है डिफाई काउंसिल, उन्होंने थ्रेटन किया है, और उन्होंने छोटे मोटे जलसे भी किए हैं। अब वो धमकियां दे रहे हैं कि जी हम जब ये अगर नेटो सप्लाई लाइन रिस्टोर होती है तो हम इसको रोकेंगे। अच्छा, रोकने का तो तशद्दुद के साथ ही तरीका है ना, और तो कोई तरीका नहीं है रोकने का। एहतजाज करने के साथ, प्रेस स्टेटमेंट्स देने के साथ तो नेटो सप्लाई लाइन अगर खुल जाती है तो रुकती तो नहीं ना, ये तो रास्ते में रोकना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका की तरफ से ये इशारा आया है कि ठीक है, अगर आपने ये करना है तो फिर हम भी आपको टारगेट करेंगे। आप हमें टारगेट कर रहे हैं, अब हम भी आपको टारगेट करेंगे, पहली बात है। तो ये तो टिट फॉर टैट हो गया। मगर इससे ज़्यादा भी बात है। बात यह है कि मैं समझता हूं कि एक टैक्टिकल गलती हो गई है हाफिज सईद साहब से। टैक्टिकल गलती वो क्या, इन्होंने जज्बात में आके कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे ये समझा जा सकता है कि ये फिजिकल अटैक
को सपोर्ट करेंगे नेटो अगर सप्लाई लाइन रिस्टोर होती है। अनाउंस कर दिया ना। हाँ, तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है, आज हुकूमत पाकिस्तान रिस्टोर कर देती है और ये आगे से अटैक कर देते हैं, या इनके साथी या हमायती या इनकी बात सुनने के बाद कोई और कर देता है, इनका नाम ले, तो अमेरिकन लॉ के अंदर दिस इज एन अटैक ऑन अमेरिका। इसको उनके कानून के मुताबिक इसको समझा जाएगा कि इन लोगों ने अमेरिकन प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक किया। फिर इनके ऊपर वो जो बात आती है ना हेड मनी की, कि ये ही बिकम्स अ वांटेड, ये वांटेड क्रिमिनल बन जाते हैं अमेरिकन लॉ के मुताबिक। हमारे लॉ के मुताबिक बनते या नहीं बनते वो हमारा फैसला है, मगर क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी के ऊपर भी आप अटैक करें तो वो केस बनता है। मगर यहां तो आपको पता है केस की क्या नौयत होती है। तो अमेरिकन लॉ के मुताबिक अमेरिका ने ऑलरेडी डिटर्मिन कर लिया कि इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इन्होंने अब दहशतगर्दी अपना ली है, इसलिए उन्होंने इनके ऊपर अब हेड मनी बैन इनको पहले किया हुआ था। क्यों? कि आपके तल्लकात हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के, प्रूफ नहीं था, तल्लकात हैं। अब उसको प्रूफ, अब उनको ये उनका ये ख्याल है कि प्रूफ मिल गया। इनकी जो इन्होंने जुबानी बातें की है या धंधनाएं हैं कि ये लोग जो हैं ये डिस्ट्रॉय करेंगे, अटैक करेंगे, फिर इनका और तालिबान में कोई फर्क नहीं, वो भी अटैक कर रहे हैं, ये भी अटैक करेंगे, एक अटैक के साथ भी इनका वो खाते में आ जाते हैं। अब बात ये कि ये जब हो गया है, अब इसको पीछे नहीं ले जाया जा सकता। अब ये एक बहुत खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं। आज एक प्रोग्राम के अंदर पीपीपी के जो पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो रुकन है नदीम अफजल चांद साहब, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात पूछी हाफिज सईद साहब से। उन्होंने पूछा, आप यहाँ पंजाब में एहतजाज कर रहे हैं, फाटा के अंदर जाके कीजिए, क्योंकि वहां के लोग तकलीफ, उनको तकलीफ हो रही है सबसे ज्यादा, तो आप वहां जाके क्यों नहीं करते? मैं समझता हूं इससे पहले वो जाके कर भी सकते थे। आज के बाद हाफिज सईद साहब और उनके साथियों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये हेड मनी के साथ वो अब ड्रोन के टारगेट में आ गए हैं। अब अगर वो फाटा जाएंगे, देखिए वो पंजाब में तो ड्रोन्स नहीं लग रही ना, टारगेट है वो, मगर ड्रोन्स भी पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में नहीं आ रही, फाटा में आ रही हैं। अभी आप सोच भी रहे हो वो आ रही हैं, ठीक है। और अमेरिका ने ड्रोन्स बंद नहीं करनी, सिर्फ आप अगर उनके साथ बैठ के तय कर लेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हमारा क्या रोल होगा, उनका क्या रोल होगा, टारगेट्स कैसे बनाएंगे, इकट्ठे चुनेंगे, ये बातें वो डिस्कस करने के लिए तैयार है। मगर अगर आप रिलेशन ही तोड़ लेते और ये नेटो सप्लाई लाइन नहीं खोलते, तो फिर आपके और अमेरिका के रिलेशन टूटने के करीब आ जाएंगे। उसमें यह कि फिर हाफिज सईद साहब और इनके साथी ये जब फाटा में जाएंगे तो ड्रोन्स इनको ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये इशारा है अमेरिका की तरफ से कि अब आप ड्रोन की टारगेट में आ गए हैं, आप सब उस रेंज में चले गए, आप उस इलाके में चले गए जहां हम ड्रोन्स मार रहे हैं, और आपके ऊपर भी वही हेड मनी है जो मुल्ला उमर के ऊपर। एग्जैक्टली, इट्स द सेम। अब सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो गई है। अब देखना यह है कि क्या हाफिज सईद साहब और दिफा वाले ये अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम रखेंगे कि ये ना हो कि अमेरिका को मौका दे दें कि ये प्रूव कर सके कि ये दहशतगर्द है, क्योंकि हाफिज सईद साहब के हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि मैं दहशतगर्द नहीं हूं, मेरे खिलाफ हम तो एहतजाज कर रहे हैं हकूक के लिए, आप हमारी सॉवरेंटी वायलेट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, मगर हम अटैक नहीं, अटैक तो अलकायदा करता है या दूसरे तालिबान कर रहे हैं। अब अगर इनके साथी और ये लोग अटैक्स में, फिजिकल अटैक में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये भी फिर उसी रेंज में आ जाते हैं। तो एक तो ये देखना है कि अब दिफा वाले जो हैं किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको सोच के बात करेंगे, ये ना कोई तासुर हो कि ये फिर अटैक करने, अगर खुलती है तो ये अटैक करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं खोलते तो फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिका आपको कहे कि जी हम चाहेंगे कि ये बंदा जो है, ये मुल्ला उमर तो हमें नहीं पता कहाँ है, जिन लोगों के ऊपर बाकी हेड मनी, इनके ऊपर तो हेड मनी है, ये तो लाहौर शहर में बैठे हुए, इनकी एक्स्ट्रेडिशन हमें करके दे, ये भी हो सकता है, ये वो मांग सकते हैं एक्स्ट्रेडिशन। रहमान मलिक साहब ने आज कहा कि मेरे तक अभी तक कोई इत्तला नहीं है, ऑफिशियल बात वो अब नजर आ गया कि उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख दिया सारा कुछ, टीवी के ऊपर भी आ गया, तो अब वो टारगेटिंग तो हो गई। अब अगला कदम ये है कि किस स्टेज पे अमेरिका एक डिमांड करेगा, वो डिमांड जो इंडिया करता रहा है आज तक। अमेरिका ने उस डिमांड को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट सपोर्ट किया। अब वो डायरेक्ट कहेंगे कि जी हम भी डिमांड करते हैं कि इसको एक्स्ट्राडाइट करें, क्योंकि इसने हमारे ऊपर अटैक लॉन्च किया। तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? शुरू में तो मुझे पता है क्या मौक़िफ़ होगा। उसकी वजह यह है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो आपकी और अमेरिका के दरमियान जो साइन हुई है, उसकी एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है अमेरिका के खिलाफ और मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, अमेरिका मुझे मेरे बारे में मुझे एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर सकता है, मगर जब तक मैंने यहां कोई जुर्म ना किया हो हमारे कानून के मुताबिक,
تو مجھے میری ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکتی. اچھا اب حافظ سعید صاحب کو کہیں گے کہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کریں، ہم ان کو ٹرائل کرتے ہیں، مگر ہماری حکومت یہ کہہ سکتی ہے جی کہ ہمارے قانون کے مطابق انہوں نے ہماری کوئی جرم نہیں کیا. مگر اگر کوئی ایسا جرم یہ کرتے ہیں جو ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اٹیک کریں گے، پھر لوگوں نے اٹیک کیا، تو لنکس نکل آتی ہیں، تو پھر آپ کی گورنمنٹ کے لیے ایک پریشر پوائنٹ بن جائے گا آپ کے اوپر. اور یہ مت بھولیے کہ یہ سٹیجز میں ساری چیز ہو رہی ہے. پہلی سٹیج تھی کہ انہوں نے لشکر طیبہ کو بین کیا، پھر جماعت الدعوہ کو بین کیا، اب انہوں نے حافظ سعید صاحب کو ہیڈ منی لگا دی. سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے نا. یاد رہے کہ نیٹو سپلائی لائن صرف امریکہ کا کھاتا نہیں ہے. نیٹو سپلائی لائن کے پیچھے ایک یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے، وہ 47 کنٹریز نے ریزولوشن پاس کی ہے. اس قانون کے تحت یہ نیٹو سپلائی. آپ امریکہ کو نہیں ناراض، 47 کنٹریز کو، جن میں سے 90% وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں. تو یہ قدم بائی قدم. اب یہ ہے ڈپلومیسی کا وقت. یہاں نہ جہاز چلیں گے نہ گالیاں چلیں گی، یہاں ڈپلومیسی کا وقت ہے. آپ کو اچھے ڈپلومیٹس چاہیے جو آپ کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں، اور یہاں اس حد تک سچویشن کو نہ سلائیڈ کرنے دیں کہ جہاں آپ کی اور 47 نیشنز ون بائی ون ان کے ساتھ آپ کے کانٹرڈکشنز بڑھتے جائیں. اچھا ناظرین، یہاں ایک بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے اس کے حوالے سے ایک ایسا سوال ضرور امپورٹنٹ ہے جو ابھی سعید صاحب سے کرنا ہے. زرداری صاحب کے وزٹ کے حوالے سے کچھ بہت اہم باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر ابھی تک میڈیا پہ نہیں ہوا، لیکن شاید وہ پاسبلٹی بن سکتی ہیں. ایک بریک کے بعد ان کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.